नमस्कार। आज जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज फिर मैं एक लखनऊ की एक अज्ञात हत्या के बारे में आपको बताऊंगा। बात 25 जून 2015 की है। अलीगंज में केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय के ठीक पीछे झाड़ियों में एक बोरी में एक नवयुवती की, एक इनफैक्ट बच्ची की, जिसकी उम्र 18 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थी, उसकी लाश मिली। लाश यूँ मिली कि वो सीमेंट की जो बोरियां प्लास्टिक की होती हैं, उसमें उस लाश को ठूंस के भरा गया। उसके ऊपर फिर बोरी लगाई गई और फिर जिधर उसका मुंह था उसकी तरफ से फिर बोरी लगाई गई। यानी 3-4 बोरियों में उसको अच्छी तरह से पैक करके उसे, जो डोरी होती है जिससे सीमेंट की बोरियां सिली जाती हैं, उस डोरी को खींच के, प्लास्टिक की डोरी, उससे मजबूती से बांधा गया था। आवारा कुत्ते उसकी दुर्गंध से चूँकि परिचित होते हैं, बॉडी की दुर्गंध से, वो उसे बार बार खींचने का, बोरी को फाड़ने का और नोचने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में वो झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गया। एक सचेत नागरिक ने 25 तारीख को जब ये बॉडी देखी तो उसने तुरंत 100 नंबर पर इसकी सूचना दी। 100 नंबर की सूचना के बाद तुरंत मोबाइल आ गई और उसके बाद थाना अलीगंज के थानाध्यक्ष आ गए। बॉडी कम से कम 3 दिन पुरानी लग रही थी। बुरी तरह से जब तक वो बंद थी तो बहुत ज़्यादा दुर्गंध का पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब उसे खोलना शुरू किया गया, एक बोरी, एक तरफ से एक बोरी, फिर दूसरी तरफ से दूसरी बोरी, फिर तीसरी, दूसरी, जो उसके 2 एंड होते हैं, एक तरफ सिला हुआ एक तरफ खुला हुआ, खुले वाले की तरफ से एक बोरी डाली गई, फिर जो उसका खुला हुआ एंड था उसकी तरफ से एक बोरी डाली गई। इस तरह से उसको 4-5 बोरियों में अच्छी तरह से पैक किया गया था। खुलते ही इतनी भीषण दुर्गंध आई कि जो वहाँ पुलिस वाले थे, जो पब्लिक के लोग तमाशबीन खड़े होते हैं, वो सभी वहाँ से भाग खड़े हुए। वहाँ जो लोग थे, उन्होंने बॉडी को पहचानने की कोशिश की, कोई पहचान नहीं पाया। काफ़ी भीड़ लग जाती है, आप जानते हैं, तमाशबीनों की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ, और अपनी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन वहीं पर वो देने लगते हैं। खैर, बॉडी को बाहर निकाला गया। बॉडी बुरी तरह से, जिसके कहते काली पड़ गई थी, बिल्कुल ब्लैक स्किन हो गई थी। चेहरा किसी पत्थर से या किसी भारी चीज़ से कुचला गया था, और चेहरे में कुछ साफ नहीं था। नाक, आँख, कान, मुंह, कुछ भी साफ नहीं था। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और देखने में उसकी उम्र 17-18 साल ऐसा प्रतीत हो रही थी। उसको जो ऐसा लगता था, घुटनों की हड्डियों को तोड़ के और सीने से चिपका के उसे उसका वॉल्यूम काफ़ी कम करके बोरी में भरा गया था। और काफ़ी कोशिश के बाद, और फिर वो जो प्रोटोकॉल होता है कि वो डॉग स्क्वाड आया और फिर उसके बाद फॉरेंसिक की टीम आई, क्राइम ब्रांच की टीम आई और सारे लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर। तब तक एक सामान्य बात थी कि एक लड़की की लाश, अज्ञात लड़की की लाश वहाँ पर मिली है। इसी बीच में वहाँ किसी विद्वान ने ये हवा उड़ाई, ये अफवाह उड़ाई कि ये लड़की केंद्रीय विद्यालय की छात्रा है। ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी, हाहाकार मच गया। चूँकि केंद्रीय विद्यालय स्थानीय प्रशासन के अधीन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये सब उसकी देख रेख करते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन सब में जो दखल होता है इनका, कोई चूँकि प्राइवेट मैनेजमेंट नहीं होता, सरकारी मैनेजमेंट होता है, तो तुरंत वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे राजशेखर साहब आ गए, एडीएम सिटी आ गए और डीआईजी रेंज आ गए और हमारे आईजी जोन भी वहाँ पर पहुँच गए कि केंद्रीय विद्यालय की छात्रा। बहुत गंभीर बात थी। खैर, वहाँ सभी लोग प्रिंसिपल के पास गए और प्रिंसिपल से ये कहा कि ये बात कितनी सही है। प्रिंसिपल ने कहा, साहब अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ की कोई लड़की गायब हुई हो, किसी पेरेंट ने इस तरह की कोई सूचना नहीं दी है। फिर भी उनसे कहा गया कि अभी जितने बच्चे आपके यहाँ उपस्थित हैं, खासकर लड़कियाँ, ये देख लें कि कौन कौन अनुपस्थित है, किसी वजह से ना आया होगा, उनके घरों पर टेलीफोन करके बच्चियों के बारे में पता करें कि वो लड़कियां कहाँ हैं। हो सकता है इससे पता लग जाए कि कोई लड़की गायब तो नहीं है। खैर, वो शाम को 8 बजे तक ये पता लग गया
प्रिंसिपल ने बताया कि हमारे यहाँ से कोई भी बच्ची गायब नहीं है, सभी अकाउंट फॉर हो गई हैं और सभी अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसी बीच क्या हुआ था कि एक लड़की के माँ बाप भी थाना अलीगंज के चक्कर 24 तारीख से लगा रहे थे। ये 25 तारीख की बात है, दोपहर में जब ये बॉडी मिली थी, 24 तारीख से लगा रहे थे कि साहब मेरी लड़की गायब है। 23 तारीख को वो शाम को 3 बजे के आसपास घर से निकली थी कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। उन्होंने उसकी फ़ोटो दे रखी थी, हुलिया दे रखी थी, लेकिन जैसा होता है पुलिस वाले हमेशा ये कहते हैं और देखो भाई कहीं चली गई होगी। चूँकि वो लड़की झोपड़पट्टी की थी, उसका कोई पुरसा हाल नहीं था, इसलिए शायद पुलिस वाले उसको टालते रहे। लेकिन जैसे ही एक लड़की की अज्ञात बॉडी वहाँ पर मिली तो इनको लगा कि अरे हो सकता है ये वही लड़की हो, और फिर कल को पूछा जाएगा कि इसके माँ बाप थानों के चक्कर लगा रहे हैं, आपने ये मुकदमा क्यों नहीं लिखा था। फ़ौरन 26 तारीख में 26 जून में एक मुकदमा, एक FIR 249/15, 363, 366 IPC यानी अपहरण, अपहृत करके ले जाना लड़की को, ये मुकदमा फ़ौरन लिख दिया गया लड़की के पिता के की तहरीर पर। थाने वालों ने दिमाग लगाया, फ़ौरन लड़की के माँ बाप को बुलवाया और उससे लड़की के माँ बाप से कहा कि आप पहचाने, ये आपकी वही लड़की तो नहीं है जो गायब हुई है 2 दिन से, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लड़की के माँ बाप पहले तो बॉडी के नज़दीक जाने को तैयार नहीं थे। खैर उनको कहा गया, और भी जो उसके परिवार के लोग आए थे, क्योंकि सभी परेशान थे, 2 दिन से बच्ची की तलाश कर रहे थे, वहाँ पर पहुँचे और फिर ज़ोर ज़ोर से उसकी माँ, लड़की की माँ कहने लगी कि ये बॉडी नहीं हो सकती, हमारी लड़की बहुत फेयर कलर की है, बहुत गोरी है, ये बिल्कुल काली है, संभव नहीं है। दूसरे उसने कहा कि मेरी लड़की की हाइट ज़्यादा है, ये तो बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही है, इसलिए किसी कीमत पर हमारी ये लड़की नहीं हो सकती। पहचानने के यही 2 पैरामीटर उसने वहाँ पर बताए उस बॉडी को देखने के, क्योंकि चेहरा कुचला हुआ था, चेहरे से कोई पहचान हो नहीं सकती थी, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए ये पहचान नहीं हो सकती थी कि शायद वही कपड़ा जो वो घर में पहनती थी या घर से पहन के निकली थी वो पहने हुए है। तो जब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं साहब अब ये हमारी बच्ची नहीं है, तो फिर उसकी गुमशुदगी वाली जो FIR 363-66 थी वो उस पर भी अपना काम शुरू किया गया, यानी लड़की भागी हुई है, उसको बरामद करना है। वो धीमे धीमे हौले हौले जैसे पुलिस अपना करती है कि जब कोई कहेगा तब जाएंगे, बहुत दूर कहीं बताएगा कि वो वादी कि साहब वो हमको पता लगा है कि वो हरियाणा में है, तो उससे कहेंगे अच्छा गाड़ी का इंतज़ाम करो, तेल का इंतज़ाम करो, हम हरियाणा भी चलेंगे, हम ढूंढेंगे। इस तरह से टरकाते रहते हैं कि हो सकता है हफ्ते 10 दिन में वो लड़की खुद वापस आ जाए। विवेचना शुरू हुई उस अज्ञात, वो जो सचेत नागरिक ने एक मुकदमा लिखवाया था 302, 201 का, वो उस पर शुरू हुई विवेचना कि मर्डर की ये विवेचना है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली गई और डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरीज़, उसमें चेहरे पे जो इंजरीज़ हैं उसका सबका वृतांत लिखा हुआ था, 15 से या 16 इंजरीज़ थी चेहरे पे, और गले में निशान था उसका स्ट्रैंगुलेशन जिसे कहते हैं, गला कसने का। तो ये सब उसमें कि चोट नंबर 1 से लेके 24 जो एंटीमार्टम इंजरीज़ थी, इसी कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरीज़। तो ये तय हो गया कि लड़की की हत्या हुई है। वो मुकदमा पहले ही एक सचेत नागरिक ने लिखवाया था, लेकिन इसी बीच में वो हल्ला हुआ, केंद्रीय विद्यालय का सारा अमला, सरकारी अमला टूट पड़ा, और फिर रात में 8 बजे जब प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये हमारे विद्यालय की छात्रा नहीं है, तो सबकी सांस में सांस आई कि ये चलो एक गंभीर बात, जो गंभीर लांछन या जो घटना को गंभीर बना देने वाली बात थी वो हट गई। फिर केंद्रीय विद्यालय के चौकीदारों को बुलाया गया। अब ये लगभग 2 दिन हो गए, इसमें कुछ पता नहीं लगा। फिर भी जब अखबार वाले परसू करते हैं, वो फॉलो अप लिखते हैं, वो किसी घटना का फॉलो अप अगले दिन उनको कहा जाता है कि इसका फॉलो अप ले आइए। तो साहब अभी तक पुलिस खाली हाथ बैठी है, पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई अभी तक थाने पर बुलाया नहीं गया, किसी से पूछताछ नहीं की गई, और इतनी बच्ची की किसी ने उसकी उम्र 16 साल लिख दी, किसी ने 14 साल लिख दी, जिसकी जो मर्जी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
हालांकि वयस्क लिखा हुआ था, 18+ की बात वो कह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि साहब इसमें और एग्ज़ामिनेशन इसके किए जा सकते हैं, या फिर पुलिस अपने स्तर से इसका बर्थ सर्टिफिकेट या पढ़ाई के जो और डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें जन्म तिथि का जिक्र होता है उससे इसको साबित कर सकती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो जो हड्डियों की ग्रोथ से उन्होंने इसको वयस्क बताया था। तो खैर इस दबाव के बाद केंद्रीय विद्यालय के चौकीदारों को थाने पर बुलाया गया। कई चौकीदार वहाँ पर एक एक करके आए, फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के, रात वाले, भीतर के, बाहर गेट के बाहर के। उनसे पूछताछ शुरू हुई, गहन पूछताछ हुई उनसे कि भाई ये आपकी बाउंड्री से सटा हुआ। पुलिस जब पूछताछ करती है तो पहले उसको डराती है, वो एहसास कराती है कि तुम्हारे ऊपर भी इस हत्या का इल्ज़ाम आ सकता है। तो वो घबराहट में अगर सही उसके पास कोई जानकारी है तो बता देता है। ऐसा जो पुलिस के पुरखों का मानना है कि आप पहले उसको ये बता दीजिए कि इसके आपके झूठ बोलने का क्या नुकसान है और सही बोलने का क्या फ़ायदा है। तो पुलिस शुरुआत ही उसी से करती है कि भाई तुम्हारे कॉलेज की बाउंड्री के थे ठीक सटे हुए झाड़ी में ये बॉडी मिली है और तुम कॉलेज के चौकीदार हो, तुम केंद्रीय विद्यालय के चौकीदार हो। कल को तुमसे ये पूछा जाएगा, कल को खुलेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं खुलेगा, खुलेगा तो तुम भी जेल जा सकते हो। इसलिए अगर तुमने किसी को देखा है तो बताओ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सेट जुमले हैं पुलिस के, जो पूछताछ करते समय, जो जिसे कहते हैं कि आशंका में पूछताछ करते समय जब वो इस्तेमाल करते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। तो उसने उन लोगों ने बताया कि साहब हमारी जो चार दीवारी है बहुत ऊंची बाउंड्री है, उसके ऊपर तार लगा हुआ है, भीतर तो किसी के जाने का प्रश्न नहीं उठता है कि कोई भीतर से बाहर आया हो या बाहर से भीतर गया हो। लेकिन कभी कभी झोपड़पट्टी के लड़के यहाँ पर स्मैक पीने आते हैं। हम उनको टोकते हैं जो हमारी गेट के बाहर, जैसे कुछ दिन तक स्ट्रीट लाइट वहाँ ख़राब थी, अंधेरा था, तो गेट के बाहर ही सुनसान है चूँकि वो सड़क, वहाँ बैठ के स्मैक पीते हैं, तो उनको ये टोका टाकी उनकी करते हैं। बोले ये मुझे पता है कि साहब ये बहुत बड़ी संख्या में गोयल चौराहा जो है अलीगंज का, इसके पास एक झोपड़पट्टी है, वहाँ के लड़के शाम होते ही यहाँ झाड़ियों में बैठ के नशा करते हैं और ज़्यादातर लड़के नशाखोर हैं, स्मैक और तमाम तरह के नशे झुंड में आते हैं, नशा करने के बाद झूमते हुए यहाँ से निकलते हैं। हम अपने गेट के आसपास अगर किसी को देखते हैं तो उसे टोकते हैं कि तुम यहाँ कहाँ खड़े हो, उधर जाओ, जगह वहाँ पर है वहाँ जाओ, यहाँ मत खड़े रहो या यहाँ पर नशे का सेवन न करो। टोका टाकी करने पर वो हमेशा लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं कि तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो, भीतर थोड़ी हम जा रहे हैं। इस तरह की बातें जो बहस करने वाले लड़के हैं वो बहस करते हैं कि तुमने कैसे हमको टोक दिया। तो इसीलिए उसने कहा कि साहब हम लोग सिर्फ अपने गेट से संबंध रखते हैं, ये टॉर्च लगा के देख लेते हैं कि कहीं तार वार से कूद के कोई भीतर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई कर तो नहीं रहा है। क्योंकि पिछले सालों में काफ़ी समय पहले यहाँ भीतर कोई आ गया था जिसने नलों की टोटियाँ काट ली थी। ये इस तरह की चोरी सामान्य रूप से स्मैकिए ही करते हैं। तो तब से जब से ये बताया गया कि स्मैकियों पे नज़र रखी जाए, तो हम लोग इस तरह से टोकते रहते हैं और कूद के जाने का कोई सवाल नहीं। गेट पे ताला बंद होता है, हम लोग वहाँ पर ड्यूटी देते हैं। लेकिन स्पेसिफिक उनसे पूछा गया कि क्या कभी लड़कियाँ भी इस तरफ तुमको दिखाई पड़ी। सभी चौकीदारों ने जो भी रात की शिफ्ट में रहे हैं या दिन की शिफ्ट में, उन्होंने मना किया कि नहीं, हम लोगों ने कभी किसी लड़की को किसी लड़के के साथ या वैसे भी अकेले भी इस तरफ यहाँ इस सुनसान इलाके में आते हुए नहीं देखा है। क्योंकि वहाँ अंधेरा रहता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। रात में सिर्फ एक बार हम लोग चोरी की दृष्टिकोण से पीछे की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि चहारदीवारी में कोई सेंध न लगा के भीतर जा रहा हो। भीतर कुछ नहीं है, स्कूल कॉलेज में टोंटियाँ हैं, पंखे हैं, लाइट हैं, बल्ब हैं, ये भी चोरी हो जाती है। तो हमसे हमारे प्रधानाध्यापक जवाब तलब करते हैं और कभी कभी पुलिस भी परेशान करती है कि तुम्हारी ड्यूटी में रहते रहते ये ऐसा कैसे ये चोरी हो गई। इस डर से हम लोग देख लिया करते हैं। कुल मिला के 2 दिन की लंबी पूछताछ से इन चौकीदारों से एक बात ये पता लगी कि कोई झोपड़पट्टी है गोयल चौराहे के पास, जिसमें लड़के शाम को इकट्ठा होके नशाखोरी के लिए
वो जो उसका कैंपस है उसके अगल बगल जो झाड़ियाँ हैं, चारदीवारी की अगल बगल जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर रहते हैं। फिर जैसे ही ये गोयल चौराहा का नाम लौट के वहाँ पर एसओ को बताया गया कि साहब ये गोयल चौराहे की किसी झोपड़पट्टी की बात कर रहे हैं जहाँ से लड़के नशा करने के लिए वहाँ आसपास आते हैं। फ़ौरन ये स्ट्राइक किया कि भाई वो लड़की जो गायब हुई है, गुमशुदा हुई है, वो भी गोयल चौराहा के झोपड़पट्टी की ही है। तो इसको ज़रा देखिए कि वैसे तो वो लड़की को उसके माँ बाप नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन ये तो पता लगे कि वो लड़की गई कहाँ। कोई अगर भगा के ले गया है या कहीं बाहर है, अब तक उसकी कोई लोकेशन भी नहीं मिली है। माँ बाप बराबर अधिकारियों के यहाँ जाके दबाव बना रहे हैं कि हमारी लड़की बरामद होनी चाहिए। हो सकता है इससे कोई कनेक्शन हो। तो ये तय किया गया कि 3-4 सिपाही सादे में, गोयल बड़ी झोपड़पट्टी है वो, कि वहाँ झोपड़पट्टी के आसपास लगाए जाएं। वहाँ लोगों से, वो जिन दुकानों पे ख़रीदारी करने आते हैं उनसे पूछा जाए। जहाँ सुबह दूध उनका इकट्ठा किया जाता है, पराग वाले या जो दूध की कंपनियां हैं एक जगह पेटियों में दूध रख देती हैं और झोपड़पट्टी के लोग पैसा देके दूध ले जाते हैं। तो वो उनसे पता करिए। एक हफ्ते तक ये चारों सिपाही मगज मारते रहे, दुकान दुकान पूछते रहे कि कौन से लड़के हैं। बहुत से लड़कों का नाम बताया कि साहब ये भी स्मैक पीता है, ये भी स्मैक पीता है। चूँकि वो झोपड़पट्टी थी, ज़्यादातर उसमें रैग पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले, पन्नियों की को बीनने वाले, उनको छांट के फिर उसे डिपो में, जहाँ इनके डिपो हैं वहाँ पर बेचने वाले लड़के बड़ी संख्या में थे। कुछ जो है नगर निगम में जो उसके रेगुलर कर्मचारी हैं उनको थोड़ा पैसा देके उनसे अपना काम कराते हैं, कुछ इस तरह के थे। तो बहरहाल कुछ बहुत ख़ास पता नहीं लगा। जिन जिन लड़कों का नाम दुकान से या आसपास के लोगों से पता लगा उनको उठाया गया, लाया गया, लेकिन कोई काम की बात नहीं बनी। एक दिन एक सिपाही ने आके ये बताया कि साहब वहाँ एक झोपड़पट्टी में एक बुज़ुर्ग महिला मिली थी, उसका नाम था रामकली। वैसे ही बैठ के हम लोग उससे बात कर रहे थे कि अम्मा बताओ, ये लड़की गायब हो गई, इसका कुछ पता नहीं लग रहा है, या और कोई लड़की गायब हो तो बताओ, क्योंकि एक बॉडी ही मिली है केंद्रीय विद्यालय के सामने। तो उसने छूटते ही बताया कि देखिए मैं जानती हूँ, वो लड़की संतोष नाम के लड़के के साथ भाग गई है। तो उसने कहा अम्मा ये तुम कैसे कह सकती हो। उसने कहा ऐसा था कि एक दिन मैं झोपड़पट्टी में कोई दरवाजे नहीं थे, टाट की गेट जैसा होता है, उसको लगा के उसको एक सूतली से बांध के कहीं किसी को जाना हो तो चला जाता है। बोले मैं गई थी बाहर सामान लेने के लिए, अचानक मैं लौट के आ गई तो देखा हमारी झोपड़ी के अंदर ये संतोष और वो लड़की जिसका नाम सीमा उर्फ बिल्ली था, ये दोनों इश्क फरमा रहे थे। मैंने उनको दोनों को बहुत डांटा, मुझे देखते ही बाहर निकले। फिर चूंकि मैं दोनों को पहचानती थी, दोनों के माँ बाप के पास उनकी शिकायत करने गई कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी झोपड़ी के भीतर ये दोनों मुझे मिले हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। लेकिन उसका उल्टा असर हुआ कि दोनों परिवार तब से मुझसे दुश्मनी मानने लगे। आते जाते गाली देते हैं और कहते हैं बदनाम करती हो तुम, यहाँ बैठ के ये करती हो, मैं रहने नहीं दूंगी, मैं फलाना कर दूंगी, ढिकाना कर दूंगी। दोनों के परिवार के जो मेल फीमेल सदस्य हैं उस बुढ़िया से, उस रामकली से, उस वृद्ध महिला से दुश्मनी मानने लगे। ये बात सुन के वो सिपाही, उसने कहा अच्छा संतोष है वो। तो उन्होंने कहा हाँ संतोष उसका नाम है, फला फला जगह उसकी झोपड़ी फला जगह बनी हुई है। झोपड़ी का मतलब वो ऊपर से वो जो पॉलीथीन होती है बाज़ार में मिलती है, बरसाती जिसे कहते हैं, उसको लगा लेते हैं और चारों तरफ वो लकड़ी के छोटे मोटे लकड़ियों को जोड़ के बनाया हुआ स्ट्रक्चर होता है। भीतर उसको साफ़ सुथरा कर लेते हैं, एक तरफ खाना बनाने का चूल्हा लगा रहता है और कोई कोई झोपड़पट्टियों में आपको डिश एंटीना भी मिलेगा, कलर टीवी भी मिलेगी और गैस का चूल्हा भी मिलेगा। ये तब की बात बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर में ये बहुत ही सामान्य रहन सहन वाली झोपड़ियाँ रहती हैं। खैर सिपाही जो था वो संतोष के घर पहुँच गया। संतोष के घर वाले मिले और संतोष के घर वालों ने बताया कि भैया संतोष 15 दिन से दिल्ली में मेट्रो में काम कर रहा है। उन्होंने कहा बातचीत होती है? बोले हाँ बातचीत होती है। उसका नंबर दीजिए। नंबर घर वालों ने फ़ौरन उस सिपाही को दे दिया जो सादे में था। अपने नंबर से उसने संतोष को फ़ोन मिलाया। उसने कहा संतोष तुम कहाँ हो? उसने कहा साहब मैं तो 15 दिन से दिल्ली में हूँ, दिल्ली मेट्रो में मैं काम कर रहा हूँ। जगह का नाम भी उसने बताया कि फ़लाँ जगह है और सुपरवाइज़र का भी नाम बताया कि साहब फ़लाने मेरे सुपरवाइज़र हैं।
तो उन्होंने कहा तुम यहाँ आ सकते हो। उसने कहा साहब अभी हमारा हमारा जो पेमेंट है, हमारा जो पैसा है मज़दूरी का, वो 4-6 दिन 10 दिन बाद की डेट बताई कि तब मैं पैसा लेके मैं बिल्कुल आ जाऊँगा, मुझे आने में कोई आपत्ति नहीं है। खैर इतनी सूचना बहुत थी और उसे शंका वाली कोई बात नहीं की। वहाँ से सिपाही शाम को लौटे। शाम को लौट के जो सर्विलांस सेल के लोगों को भी अलीगंज में स्टेशन कराया गया कि भाई आप भी देखिए, बहुत दिन हो गए और लड़की है, पता नहीं कल को ये लड़की कौन हो, इसका पता नहीं है, किस घर की हो, कोई कल को ऐसे घर की हो कि फिर जवाब देना मुश्किल हो जाए कि पुलिस इतने दिनों से क्या कर रही थी। उसने लौट के बताया कि साहब एक ही इन्फॉर्मेशन मिली है, इसी तरह से एक बहुत ही बुज़ुर्ग महिला, और वो बड़ा दुखी थी कि साहब ये संतोष और सीमा, बिल्ली उसका उपनाम था, कि ये दोनों यहाँ इश्क फरमा रहे थे। मैं आई और तब से दोनों परिवार मुझसे बहुत रंजिश मानते हैं। वहाँ पर धीरेन्द्र शुक्ला जो सर्विलांस के इंचार्ज थे वो मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, उसका नंबर अभी दो, अभी मैं देखता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है और इसको बुला के पूछताछ की जाए जो इसने दिल्ली बताया है। अगर अभी तुरंत आने को तैयार नहीं है तो एक टीम भेज के वहीं पर इससे पूछताछ कर लेंगे दिल्ली में, क्योंकि ये सूचना बहुत गंभीर है। खैर CDR 4-5 घंटे में मिल गई। CDR मिलते ही उन्होंने सभी को इकट्ठा किया। इंस्पेक्टर मौजूद थे, SO अलीगंज वहाँ पर मौजूद थे, और ये कहा कि साहब इसने ये कहा कि वो दिल्ली में है, ये कभी दिल्ली गया ही नहीं। इस समय भी इसकी लोकेशन यहीं पास में पुरानिया चौराहे के पास जो बस्ती है उसमें कहीं पर इसकी लोकेशन मिल रही है। इतना सुनते ही फिर शक और गहरा हो गया। फिर अगले ही दिन उसको तुरंत लिसनिंग मोड पे लगवाया गया ताकि जो भी वो फ़ोन पर बात करे उसको पैरेलल में हमारे सर्विलांस वाले सुन सकें। 11 बजे के आसपास ये उसका नंबर शुरू हो गया। जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी मोबाइल की, उसने वो नंबर डाइवर्ट कर दिया और हमारे सर्विलांस के सिपाही उसको सुनने लगे। थोड़ी देर में क्लियर हो गया। करीब 1-1:30 बजे के आसपास पुरानिया के पास से संतोष को पकड़ लिया गया। संतोष पकड़कर थाने पर लाए गए। थाने पर सामान्य रूप से कह रहे साहब वो तो मैंने इसलिए झूठ बोल दिया था, वो तो मैंने इसलिए झूठ बोल दिया था, इसलिए कि अगर हम बता देंगे कि हम यहीं पर हैं तो मेरे घर वाले पैसे के लिए मुझे तंग करेंगे। इस तरह की बात कह के वो टालने लगा। लेकिन उसकी बात में कुछ घबराहट, कुछ हिचकिचाहट और कुछ उसके फेस की रीडिंग ये कह रही थी कि वो कुछ बात छिपा रहा है। जो पुराने इंट्रोगेट करने वाले सिपाही थे उसने कहा साहब इसके पेट में कुछ है जो ये उगल नहीं रहा है, जो ये बोल नहीं रहा है। धीरे धीरे पूछताछ शुरू हुई। अच्छी वाली पूछताछ हुई, बहुत अच्छी वाली पूछताछ हुई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। जब बहुत बहुत अच्छी वाली गुणवत्ता वाली पूछताछ शुरू हुई और फिर सत्य बोलक यंत्र का प्रयोग शुरू हुआ तो फिर उसने एक एक करके सारी वारदात खोली। और वारदात सुन के सभी लोग अचंभे में रह गए। और उसने जब ये बताया कि वो गुमशुदा लड़की जो सीमा और ये जो डेड बॉडी यहाँ मिली है, दोनों एक ही लड़की है, वो सीमा की ही डेड बॉडी है। उससे कहा गया कि साहब ये तो उसके माँ बाप ने साफ पहचानने से इनकार कर दिया कि ये हमारी लड़की नहीं हो सकती। बोले साहब ये वही लड़की है। फिर उसने पूरा उसका वृत्तांत बताया कि कैसे कैसे ये हुआ। उसने बताया कि उसके और सीमा के संबंध थे और करीब 2 साल से संबंध थे। और वो बुजुर्ग वाली, वो वृद्धा महिला वाली जिस दिन घटना हुई थी और वृद्धा ने दोनों के घर में जाके चिल्ला चिल्ला के ये कहा था कि मेरे झोपड़ी में दोनों ये गलत काम कर रहे थे, उसके बाद से दोनों के परिवार हम दोनों पे निगरानी रखने लगे। लड़की यानी सीमा को भी घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। कोई सामान अगर लाना होता था तो उसकी माँ स्वयं ले आती थी या उसके फादर स्वयं ले आते थे। इसी तरह मुझ पर भी पूरी निगरानी रखी गई। मेरे माँ बाप भी मुझे बाहर जाने पर हमेशा टोका टाकी करते थे। कहीं अगर आधा घंटा भी लग जाए तो पूछते थे कहाँ गए थे, किससे मिले थे। तो उसके बाद इसी प्रोसेस में मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। मूल रूप से ये लड़की, इसका नाम सीमा उर्फ बिल्ली था, इसके पिता का नाम राजमल था और ये वर्तमान में तो वहीं गोयल चौराहे के झोपड़पट्टी में रहती थी, लेकिन ये गांव बबुरिया, थाना फतेहपुर, जिला बाराबंकी की रहने वाली थी। और संतोष भी वहीं उसी झोपड़पट्टी में रहता था, लेकिन मूल रूप से ये भी गांव सिरौली, थाना रामनगर, जिला बाराबंकी का रहने वाला था। तो एक दूसरे को ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे।
इतना जान के कि ये गांव के बगल की ही लड़की है, कल को बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, और लड़के वालों ने उसकी शादी तय कर दी और शादी की डेट भी तय हो गई। अगस्त में किसी डेट को उसको शादी होनी थी। आनन फानन में उनके घर वालों ने 4 से 10 दिन में ही ये सारा प्रोग्राम तय कर दिया। फिर उसने ये बताया कि साहब, रामकली की घटना के बाद जब इस पे बहुत पहरा हो गया, तो उसने एक दिन संतोष ने सीमा को ये बात बताई कि मेरी शादी तय हो गई है और हम दोनों की शादी घर वाले नहीं होने देंगे। ये बात सुन के वो आग बबूला हो गई। उसने इसका फ़ोन छीना और उसने बताया कि उस लड़की का नंबर क्या है जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है। इसने कहा उस लड़की का नंबर मेरे पास नहीं है, मेरे पास हमारे ससुर, होने वाले ससुर का नंबर है, यानी लड़की के बाप का नंबर है। सीमा ने वो बाप का नंबर नोट कर लिया और नोट करने के बाद फिर वहाँ से नाराज़ होकर, गुस्सा होकर उसके पास से चली गई। संतोष ने ये भी बताया कि हम लोग चूँकि एक ही ज़िले के और अगल बगल के रहने वाले थे, इसलिए वहाँ आसपास मिलना संभव नहीं था। बहुत से लोग वहाँ लेबर का काम करते हैं, हम लोग दूर कहीं मिलते थे। हम लोग पहले एक दूसरे को वहीं या तो पूर्णिया में या राम बैंक चौराहे पर कहीं बुला लेते थे और वहीं से टेम्पो से बैठ के कहीं चले जाते थे और वहाँ मिला करते थे। अगले दिन जिस दिन ये मोबाइल फ़ोन से उसने लड़की के बाप का नंबर लिया, सीमा ने राम बैंक चौराहे के एक पीसीओ से उसके बाप को फ़ोन किया और उसने कहा कि तुमने अपनी लड़की की शादी संतोष से तय की है। बाप ने कहा हाँ बिल्कुल तय की है, बताओ क्या कहना है बेटा। उसने कहा देखिए वो बहुत ही बदचलन है, बहुत लड़कियों से उसके संबंध हैं, वो स्मैक पीता है, वो कोई काम नहीं करता है, अगर अपनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो तभी उससे शादी करना। वो बार बार पूछता रहा तुम कौन हो, तो बस वो यही कहती थी कि तुम पहले पता लगा लो कि इसके कितने लड़कियों से संबंध हैं, दिन भर ये स्मैक के नशे में टुन्न रहता है और किसी तरह का कोई काम नहीं करता, क्यों अपनी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। जैसे ही उसका फ़ोन कटा, लड़की के बाप ने संतोष को फ़ोन किया और संतोष को पूरी बात बताई कि भाई किसी ने फ़ोन किया था, कोई लड़की, कोई महिला बोल रही थी और वो ये बता रही थी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, क्या तुम स्मैक पीते हो। उसने कहा नहीं मैं स्मैक नहीं पीता। बोले नहीं, वो बता रही थी, और क्या तुम्हारा किसी से पहले से भी संबंध है। तो इसने कहा नहीं, किसी ने झूठ, बहुत से जलने वाले हैं, मैं मेहनत करता हूँ मजदूरी करके और घर वालों का पेट पालता हूँ और अच्छे से रहता हूँ, बाकी लोगों के हिसाब से मैं वहाँ अच्छे से रहता हूँ, आप आके पता कर सकते हैं। खैर संतोष को ये समझने में देरी नहीं लगी कि ये खुराफात किसकी होगी। उसने उसी समय अपना मन बना लिया कि मुझे अपने रास्ते से इसे हटाना है, क्योंकि अगर ये रहेगी तो ये शादी, क्योंकि जिस दिन उसने बताया था कि मेरी शादी तय हो गई है और अगस्त की फलां तारीख को मेरी शादी होने वाली है, उसी समय सीमा ने कहा था कि मैं मर जाऊंगी, ये शादी नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पे ये शादी नहीं होगी, शादी मुझसे ही होगी। तो वो ज़िद्दी टाइप की, उस तरह की लड़की थी जैसा संतोष ने बताया। ये इस बात से डर गया कि अभी तो इसने फ़ोन किया है, कल को ये उसके घर चली जाएगी और वहाँ पर तांडव करेगी, मेरी बदनामी होगी, फिर हमारी और कहीं शादी तय नहीं होगी, घर वाले भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह की बातें, इस शंकाओं से उसने दिमाग में अपने बिठा लिया कि इसे हर हाल में अपने रास्ते से हटाना है। अगले दिन यानी 23 जून को ही उसने सीमा को पूर्णिया पर, जहाँ वो बुलाया करता था, बुलाया और वहाँ से उसे टेम्पो पर गोमती नगर ले गया। गोमती नगर में उसको कुछ उसने शॉपिंग कराई और फिर उससे ये कहा कि चलो हम लोग 10-90 चौराहे पर आइसक्रीम खाते हैं, मुझे तुम्हें आज एक खुशखबरी देनी है। तो वो पूछती रही कि नहीं यहीं दे दो खुशखबरी, वहाँ जाने की क्या। बोले नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि पहले हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, फिर एकांत में कहीं बैठ के मैं तुमसे वो खुशखबरी बताऊँगा, तुम भी खुश हो जाओगी उस खुशखबरी को सुन के। तो इस लालच में वो उसके साथ 10-90 पर टेम्पो से आई, वहाँ इन लोगों ने आइसक्रीम खाया। उस समय गोमती रिवर फ्रंट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जैसे ही आप 10-90 चौराहे के ऊपर जो बंधे पर सड़क बनी है उससे नीचे उतरेंगे, वैसे ही गोमती का बेसिन यानी गोमती का किनारा शुरू हो जाता है। ये उसको बातचीत में बहला फुसला के बोले चलो अकेले बैठ के वहीं पानी के किनारे हम लोग बात करेंगे। जो नया वाला गोमती पुल का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके दूसरे वाले खंभे के किनारे ओट लेकर दोनों बैठ गए और बातचीत करने लगे। वो बार बार जिद कर रही थी कि तुम मुझे बताओ कि क्या खुशखबरी है। तो उसने बताया कि आज मेरी वो शादी टूट गई, मेरे ससुर ने फ़ोन करके मेरे पिताजी को ये कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं कहीं और मेरी शादी तय हो गई है, ये शादी कैंसिल मानिए। और फिर मेरे पिताजी ने मुझको बताया
कि ये क्या बात हो गई, वो शादी टूट गई, क्या चक्कर है, क्यों तुमसे वो नाराज़ हो गए, या कोई बात हुई हो तो बताओ। तो उसने कहा नहीं, हमें कोई बात पता नहीं है, लेकिन मैं अंदर अंदर बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छा हुआ, ये शादी टूट गई, अब मैं सीमा को लेके भाग जाऊंगा या सीमा के साथ में रहूंगा, सीमा से मेरी शादी हो जाएगी। फिर ये बताया तो वो भी मन ही मन मुस्करा रही थी कि ये मैंने जो फ़ोन किया था ये उसका परिणाम है कि ये शादी टूट गई, और मैंने ठान रखा है पहले से कि ये शादी मैं नहीं होने दूंगी, शादी तो मुझसे ही होगी। तो दोनों ही मन खुश रहे थे। वो खुश हो रहा था कि मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया, वो खुश हो रही थी कि मेरी वजह से, मेरे उस फ़ोन करने की वजह से इसकी शादी टूट गई। और इसी बातचीत में चूंकि दोनों खुश हो रहे थे अपने अपने मन में, इसी में फिर वहीं पर संतोष ने सीमा से शारीरिक संबंध बनाए, और उसकी बातचीत करते करते फिर उसको बाद में भरमा के उसकी लेगिंग्स जो थी, जो उतारी गई थी, अचानक उसके गले में कस दिया, और थोड़ी देर तक कसने के बाद उसका दम घुटने लगा। जब वो निढाल हो गई तो चूंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज़्यादा वहाँ फैला हुआ था, पत्थर जो गोमती रिवर फ्रंट पे लगाए जा रहे थे, उन पत्थरों से उसके चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया। कुचलने के बाद उसके शरीर को मोड़ने की कोशिश की। वहाँ पर सीमेंट की तमाम खाली बोरियां पड़ी हुई थी। बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पे उस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था 2015-16 में। तो बोरियों को ले आया। सीधे पैर डालने पर नीचे से एक बोरी और ऊपर से एक बोरी लगाने पर भी वो बॉडी को कवर नहीं कर पा रहा था। इस पर उसने उसके दोनों पैर तोड़ दिए, मतलब उसकी हड्डी को तोड़ दिया ताकि वो फ्लेक्सिबल हो जाए, और फिर उसको सीने से उनके दोनों पैरों को लगा के और उसके बाद बोरी में इत्मीनान से भर दिया। क्योंकि बिल्कुल खाली था, अंधेरा था, कोई देखने वाला नहीं था, एकदम निर्जन स्थान है वो, तो उसको भर दिया। फिर भी उसका थोड़ा सा हिस्सा उस बोरी से बाहर निकला हुआ था। उसके ऊपर उल्टा करके फिर एक दूसरा जिसको कहते हैं कि दूसरी बोरी पहना दी, और फिर उसके बाद एक के बाद एक जिधर हिस्सा खुलता था बोरी का, उधर से नई जो बोरी ले आया था उससे वो उसको बंद कर दिया करता था। फिर उसी बोरी के जो सिलने वाली जो डोरियां होती हैं, सूतली होती है, और कुछ प्लास्टिक की, कुछ में प्लास्टिक से सिला जाता है, उनको एक एक करके इत्मीनान से निकाल के उनके सभी एंड्स को अच्छी तरह से बांध दिया। बांधने के बाद उस जगह से, उस खंभे के दूसरे वाले खंभे के पास से उसे बंधे के पास तक कंधे पर लाद कर ले आया, उसे जहाँ सड़क पर ढेर सारे रिक्शे दिखाई दे रहे थे, बंधे के नीचे उसकी, और उसके चूँकि कपड़े सब शरीर से उतार लिए थे उसने, वहीं एक बालू नदी के किनारे बालू में हाथ से ही, गीली मिट्टी होती है, उसको गीली मिट्टी में सारे कपड़े उसके दबा दिए। शरीर पर कोई उसके कपड़ा नहीं था। बॉडी को उस बंधे के थोड़ा नीचे रख के ऊपर चढ़ गया। वहाँ बहुत से रिक्शे वाले थे, और एक रिक्शे वाले को उसने बताया कि मेरी एक समस्या है, मेरे यहाँ शादी है, भैंस का कटा हुआ मीट मैंने एक बोरी में रख के नीचे छिपा रखा है। अभी यहाँ से हम किसी दूसरी गाड़ी से ले जाएंगे तो पुलिस वाले चेक करेंगे, तंग करेंगे। तुम इसे किसी तरह से अलीगंज ले चलो, तुम जो कहोगे वो पैसा मैं दूंगा। बात तय होते होते 400 रुपये पर तय हुई, और उससे ये कहा गया कि बंधे के किनारे किनारे ही हम लोग चलेंगे, और निषादगंज के पास जो गोमती का पुराना वाला पुल है वहाँ से भीतर घुसेंगे, वहाँ पुलिस की ड्यूटी नहीं रहती है। और ये बात तय हुई। इसी रात के भी करीबन 11:30 बज गए थे। उसने रिक्शे पर इत्मीनान से उसकी बॉडी को रखा, उसके ऊपर पैर रखकर वो वहाँ से चलना शुरू किया। जब वो अलीगंज के पास पहुँचा, केंद्रीय विद्यालय के पास पहुँचा, तो फिर उसने कहा कि भाई अब इतनी दूर हो गई, कितनी दूर ले जाएंगे, और अगर आगे ले जाना है तो हम 200 रुपये और लेंगे। इसी बीच में उसका जो इरादा था वो तो ये था कि मड़ियाओं को आगे क्रॉस करके और जो कुर्सी वाली रोड है वहाँ कहीं ले जाके इसे गड्ढे में फेंक देंगे। लेकिन जब वो जिद करने लगा कि हम 200 रुपये और लेंगे, और कहाँ जाना है तुमने अभी तक नहीं बताया है, तुम जगह बताओ मैं पहुँचा दूँगा, इस पर उसे ये केंद्रीय विद्यालय की झाड़ियाँ दिखाई दी। उसी झाड़ियों के पास पहुंचते ही उसने कहा ठीक है, ये लो 400 रुपये, हम यहीं उतार लेते हैं, हम किसी को बुलवा के हम इसे ट्रॉली में लेते जाएंगे अपने घर तक। 400 रुपये दिए, वो वहाँ से चला गया। बॉडी को ये खींच के
झाड़ियों के बीच तक वहाँ ले गया और फिर वहाँ उसको छिपा के जिसे कहते हैं वहाँ से ये चुपचाप निकल गया। ये पूरी बात बताते ही ये हुआ कि फिर आखिर उनके घर वालों ने पहचाना क्यों नहीं। सबसे पहले तुरंत टीम भेज के इसको साथ लेके जिस जगह पे लड़की के कपड़े छिपाना बता रहा था वहाँ गोमती में बालू को खोद के वो सारे कपड़े इसके, वो लेगिंग्स उसकी और स्कर्ट और ये सब चीज़ें मिल गई। वो उनको लेके सीधे थाने पे आए। लड़की के माँ बाप भी आ गए थे। कपड़ा देखते ही उन्होंने बताया कि हाँ ये मेरी लड़की के कपड़े हैं। उनको बताया गया कि वो लड़की आप ही की थी, उसी के उतारे हुए कपड़े हैं और ये संतोष है। संतोष अच्छी तरह जानते हैं। रामकली की उस बात को भी उसे बताया गया कि देखिए ये इस तरह से ये पता लगा था तुम लोगों के बारे में। खैर सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये हुआ कि आखिर उन लोगों ने पहचाना क्यों नहीं। देखिए 3 दिन तक धूप में, कड़ी धूप में, और ये जून की गर्मी आप समझ सकते हैं कितनी भीषण उमस और गर्मी होगी। और प्लास्टिक की बोरियां एक के ऊपर लगी हुई थी। इसमें भीतर से जो हवा निकलती होगी, वेपर निकलता होगा, जो फ्लैश की वजह से, वाटर की वजह से, मीट की वजह से, ह्यूमन मीट की वजह से, उसकी वजह से वो बिल्कुल पूरी त्वचा, उसकी पूरी स्किन जल गई, एकदम काली हो गई। और चूँकि चेहरा था नहीं उसका, कुचला हुआ था, कपड़े थे नहीं, और पैरों की हड्डियां टूटी हुई थीं, सीने से सटा के बांधा गया था वो, तो उसकी हाइट बहुत कम लग रही थी। और हाइट और वैसे भी शरीर में, बॉडी में डिके शुरू हो गया था। तो इस तरह से इस घटना का खुलासा हुआ और इस पिशाच को, इस दरिंदे को गिरफ्तार किया गया। 25 जून को इसने शाम को 5 बजे लेके ये गया था और रात में 10 बजे के आसपास उससे मारा था। और 7 जुलाई को ये पकड़ा गया दोपहर के बाद, और 8 जुलाई को इसकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी घटना के बारे में पब्लिक को, प्रेस वालों को बताया गया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।